हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS मिशन स्टडी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, इंजॉय करते होंगे और साथ साथ पढ़ाई करते होंगे। वैसे तो आज हम इतिहास का टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इतिहास, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं इतिहास क्या होता है और इससे आने वाले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन घटनाओं के बारे में गहनपूर्ण अध्ययन करते हैं। उसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है। भारत में उत्तर हिमालय से लेकर के दक्षिण अरब तक, उपमहाद्वीपों तक एक भारत का विस्तार फैला हुआ है, पूरा विस्तृत है। और भारत का नाम कैसे भारत पड़ा? कहा जाता है कि कई सालों पहले एक जैसे भरत थे, राजा दुष्यंत के पुत्र थे, एक बालक थे, उनका नाम भरत था। वह उनके राज्य में एक सिंह का बच्चा आ गया, शेर का बच्चा आ गया, और शेर के बच्चे को देखे, खिलाने लगे, उसके जबड़े को खोल कर देखने लगे, उनके दांतों तक गिन लिए थे। वह उन्हीं की इस घटना से ही हमारे देश का नाम भारत से भारत पड़ गया। तो यह तो एक कहानी की घटना है। उसके बाद भारत कैसे पड़ा? ईरानियों देश, एक ईरानी देश है जो सिंधु नदी है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी को ही, जो भारत से सीमा से लगा हुआ है, भारत में भी है, सिंधु नदी से उसको हिंदू नदी कहने लगे ईरानियों ने। इस तरह भारत का नाम हिंदू पड़ गया। यूनानी ने इसे इंडे कहा। ईरानी ने क्या कहा? हिंदू कहा। और यूनानी यानी यूनान, यूनान के लोग क्या कहें इसे? इंडे। उसके बाद अरब देश क्या कहा इसे? अरब देश इसे कहा हिंद। उसके बाद मध्यकालीन भारत में, मध्यकाल के समय इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। हिंदुस्तान पड़ गया। उसके बाद अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया दे दिया। अंग्रेजों द्वारा इसका नाम इंडिया पड़ गया, हमारे भारत का नाम। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारे भारत के अनेक भी नाम हैं। हिंदुस्तान है, सोने की चिड़िया है, इंडिया है, आर्यावर्त है, अखंड भारत है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारे भारत का बहुत ही नाम है। और इस प्रकार इतिहास यहीं से स्टार्टिंग होता है दोस्तों। उसके बाद जर्मन के प्रसिद्ध इतिहासकार, जो इतिहासकार हैं क्रिस्टोफ सेलियरस, इन्होंने कहा कि इतिहास तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, उसको अन्य भागों में विभाजित कर दिया जाए। तो इस प्रकार हमारा इतिहास धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य ग्रंथ, इस तरह हमारा इतिहास बना 4 ग्रंथों में। कौन?
पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातात्विक साक्ष्य, इस प्रकार 4 भागों में विभाजित हो गया। विभाजित होने के बाद सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम लिख देते हैं 4 जो विभाजित कर दिया गया है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, कौन कहे हैं? जर्मन के प्रसिद्ध इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स ने 4 भागों में विभाजित हो गया। अब हम लोग धर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। धर्म ग्रंथ में वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, महापुराण, रामायण, महाभारत आदि इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ तो है ही, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इस प्रकार है। विदेशियों का विवरण में यूनान, रोम के लेखक, चीन के लेखक, अरब के लेखक एवं अन्य लेखक, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य के विषय में, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब भवन है, स्तूप है, स्मारक है, मुद्रा है, इसके बारे में सिंधुकालीन सभ्यता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता है, महाजनपद है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है आदि ऐतिहासिक तमाम पढ़े हुए हैं। इसके बारे में कुछ न कुछ कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ बता दिया जाए। तो हम लोग धर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। धर्म ग्रंथ में पहले हम लोग वेद पढ़ते हैं। वेद से कितना क्वेश्चन बनता है दोस्तों? वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन चारों वेद के रचयिता हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेद के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार हमारा चारों वेद का नाम हो गया। इसके रचनाकार कौन है? वही महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जो इन चारों वेद के संकलन करता है, यानी रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल ऋग्वेद में होते हैं। 10 मंडल में जैसे मान लीजिए यह हो गया दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पहला मंडल। जैसे मान लीजिए दूसरा मंडल है गृहसमद है, तीसरा मंडल है विश्वामित्र है, पांचवा मंडल है अत्रि है, छठवां मंडल है भारद्वाज है, सातवां है वशिष्ठ है, आठवां है कर्ण एवं अंगिरा है, नौवां है सोम और 10वां है
पुरुष सूक्ति। ठीक है दोस्तों, यह है हमारे 10 मंडल। इसमें से इम्पॉर्टेंट यह है 10वां मंडल पुरुष सूक्ति का मंडल। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं। जो ब्राह्मण सिर तक लिए जाते हैं, क्षत्रिय भुजाओं तक लिए जाते हैं, वैश्य जांग के तक लिए जाते हैं, और शूद्र जो चरण तक लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा पुरुष सूक्ति बन गया। अब देखिए 10 मंडल हो गए, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। 462। ठीक है दोस्तों, यानी ऋचाएं को अध्ययन करने वाले को हम लोग होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री, इसका अध्ययन करने वाले को। और महिलाओं को ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ब्रह्मा वादिनी। और गाय को अधन्य कहा गया है। अधन्य, अधन्य। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन बनता है। ऋग्वेद में ऋचाओं का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। महिलाओं को क्या कहते हैं ऋग्वेद में? ब्रह्मवादिनी कहते हैं। गाय को क्या कहते हैं? अधन्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद किस मंडल से लिया गया है? तो ऋग्वेद तीसरा मंडल विश्वामित्र जी के द्वारा रचना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जिसे गायत्री मंत्र होता है, वही गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और किस मंडल से? तीसरा मंडल जो विश्वामित्र जी ने रचना किया है, जो सूर्य देव का उपासना करते हुए यह मंत्र लिया गया है, जो गायत्री मंत्र है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे की ओर। ऋग्वेद तो हो गया, उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ संपादन एवं बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें गद्य पद दोनों एक ही में होते हैं। यह हो गया हमारा यजुर्वेद, यानी बलिदान विधि, यज्ञ संपादन एक ही होंगे। उसके बाद गद्य एवं पद दोनों एक ही होंगे यजुर्वेद में। अब आता है सामवेद। सामवेद, सामवेद में संगीत एवं संगीतमय स्रोत का वर्णन किया गया है। सामवेद में जो सामवेद का अध्ययन करता है उसे उद्रात्री कहते हैं। उद्रात्री। ठीक है दोस्तों, जो सामवेद का अध्ययन करता है। और संगीत की जननी भी किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। अब आते हैं आगे की ओर, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है? इसमें 731 मंत्र हैं। 731 मंत्र अथर्ववेद में, और 6000 पद हैं। ठीक दोस्तों, अथर्ववेद में। उसके बाद इसमें अंधविश्वासी है, विचारशील है, औषधि है, वशीकरण है, कृषि क्षेत्र है, आज चीज इसमें वर्णित है अथर्ववेद में। इससे पुष्टि होता है। उसके बाद क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन बनता है, अंधविश्वासी का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें कुछ 3 पुराण हैं जो किसी वंश से संबंधित हैं, उसको हम लिख देते हैं। कहूं पुराण, वंश, विष्णु पुराण,
मत्स्य पुराण, वायु पुराण। जो विष्णु पुराण है वह मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश। जो मत्स्य पुराण है यह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण है यह गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये सब। और इसकी संबंध है वर्णन अथर्ववेद में, इस टाइप का क्वेश्चन है तो अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आगे की ओर आते हैं। उसके बाद वेद, वेद तो हो गया। वेद के बाद उपवेद भी होते हैं, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, धनुर्वेद, यह वेद हैं। इसको भी जो ऋग्वेद है जिससे वेद है उसी के अनुसार उपवेद है। ठीक है दोस्तों, ये भी 4 होते हैं, बताए हैं। उसके बाद वेदांग आते हैं, वेदांग 6 हैं, जो शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, ये सब क्या है? वेदांग है। जो वेद को अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाता है उसको समझने के लिए हमको वेदांग को पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, वेदांग हो गया। वेदांग के बाद आता है महापुराण, जो 18 महापुराण हैं। अभी इसके बारे में इससे पहले 3 लिखवाए हैं, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, ये सब क्या है? पुराण है। अब पुराणों के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्मा, जो पुराणों के रचयिता हैं। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। यह भी क्वेश्चन पूछता है पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। ठीक है दोस्तों, पुराण हो गए। उसके बाद कभी कभी पूछता है कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु, यह गौतम बुद्ध से जब चैप्टर है उससे संबंधित है। यह कथा वस्तु गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित है, कथा वस्तु। उसके बाद एक कल्पसूत्र होता है, यह जैन धर्म के से संबंधित है, कल्पसूत्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी क्वेश्चन बन जाता है चारों आश्रमों का वर्णन किसमें किया गया है? तो जावाकोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। एक ये भी क्वेश्चन बनता है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कश्मीर का इतिहास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कल्लहड़। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इससे टाइप क्वेश्चन बनता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ही इन्होंने सहायता किए हैं राजा बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यह हमारा हो गया वेदों संबंधित, उपवेदों संबंधित, वेदांग, उपनिषद, इसे टाइप आने वाले क्वेश्चन जो बता दिया गया है। अब आते हैं विदेशियों का विवरण, इसे संबंधित। विदेशियों का विवरण क्या होता है? इसमें यूनान रोम के लेखक हैं। तो यूनान रोम के लेखक में टीसियस हैं, हेरोडोटस हैं, सेल्यूकस हैं। सॉरी दोस्तों, सेल्यूकस तो सिकंदर का सेनापति था, या सेल्यूकस नहीं, निरियाकस है, आरीसेक्रट्स है, आनीसेक्रट्स और आरीसेलुबुलस, जो यह सिकंदर के समय लेखक था, वह आया था। कौन? निरियाकस, आनीसेक्रट्स और आरीस्टोबुलस, जो सिकंदर के समय तीनों लेखक आए थे, इसलिए इसे यूनान का लेखक कहते हैं।
उसके बाद यूनान के लेखक और भी आए थे जो जैसे अज्ञात हैं। द पिरिपिल्स ऑफ द इरिथियन इन्होंने लिखा है। प्लेनी है जो भूगोल लिखे हैं। इस तरह हमारे यूनान रोम के लेखक आए हैं। उसके बाद चीन के लेखक, इसका तो याद करने का एक ट्रिक है चीन का। फांसी हुई, यह एक ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है दोस्तों, जिससे चीन के लेखकों के बारे में जो बात आए हैं याद करने का। फांसी हुई, और यहाँ पर लिख देंगे चीनी यात्री, और आसान होगा। चीनी यात्री फांसी हुई। तो फा मतलब होता है फाइयान, जो भारत में आए हैं, यात्रा की है। सी मतलब हो जाएगा संयुग्म। हु मतलब हो जाएगा हेनसांग। ई मतलब हो जाएगा इत्सिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह चीन के लेखक हमारे भारत देश में यात्रा किए हैं। अब आगे देखते हैं। अब आता है अरब के लेखक। अरब के लेखक हैं अलबरूनी हैं, इब्न तूता हैं, अल मसूदी हैं। ये लोग क्या हैं? अरब के लेखक हैं। अन्य लेखक में यह आता है तारानाथ, जिन्होंने कयूर तथा तयूर का रचना की है। तारानाथ जो कंग्यूर और तंग्यूर के लेखक हैं। उसके बाद मार्कोपोले हैं, ये सब अन्य लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे विदेशी ब्यूरेट से संबंधित हैं। उसके बाद एक लास्ट बचता है पुरातात्विक साक्ष्य। तो इसको हम बता दिए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में स्तूप है, भवन है, सिक्के के बारे में अध्ययन करना है, स्तूप के बारे में, स्मारक के बारे में, इस चीज के बारे में हमको अध्ययन करना है। जो इससे सबसे पहले आए थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पुरातात्विक साक्ष्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। जेंडर कनिंघम। इस प्रकार हमारा पुरातात्विक साक्ष्य इस प्रकार हो गया। अब उससे तो यह तो जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस के द्वारा हो गया। और उसके बाद इतिहास को गहनपूर्ण में अध्ययन करना, यह भी 3 भागों में बांटा गया है। अन्य तरीके से प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, 3 भागों में। तो प्राग ऐतिहासिक काल इसे किससे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। इसी को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल में वहाँ पर कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। और जो भीमबेटका, भारत में भीमबेटका नाम का गुफा है, उसमें केवल चित्र दर्शाया गया है, चलचित्र है, लेकिन लिखित साक्ष्य कोई उपलब्ध नहीं हुआ है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। सही दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता में ये ऐसे हैं आदि ऐतिहासिक काल जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें लिखित साक्ष्य जो मिला है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यह सब है। इस प्रकार हमारा इतिहास हो गया। यह देख लीजिए दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ा दिए हैं और हमको उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। यदि इससे एक भी क्वेश्चन आप लोग ऐसा पढ़ें
कि इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आज यहाँ तक ही, और भी आगे वीडियो लेकर आएंगे इससे संबंधित। यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल तक सबसे पहले मिले। जय हिंद।